अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? आप सबका ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है, लाइक पासपोर्ट जो बेल्जियम का है, नेशनैलिटी अप्लाई करते हैं तो ज़ाहिर है उसमें कुछ कार्ड टेम्परेरी हैं और कुछ रेजिडेंस कार्ड जो हैं वो परमानेंट हैं। तो वो सारा क्या प्रोसेस है, इसमें बहुत सारे लोग हमारे कंफ्यूज हैं कि नेशनैलिटी अप्लाई करने के लिए कौन सा कार्ड होना चाहिए पहले बेल्जियम में, कौन सा रेजिडेंस कार्ड होना चाहिए, क्या मामलात होने चाहिए। तो मोस्टली सबको पता है कि ज़ाहिर है आपके पास टेम्परेरी कार्ड होगा तो आपको वो बेल्जियम नेशनैलिटी नहीं अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास अगर परमानेंट होगा, ज़ाहिर है यहाँ का पक्का वाला कार्ड होगा तो आपको नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं। मगर फिर भी हमारी जनता बहुत कंफ्यूज है, तो मैं उनकी जो ये मामला है वो हल कर देता हूँ ताकि आप अपने अपने कार्ड देख लें। मैं यहाँ पे लिस्ट रखी हुई है, वो बताऊँगा आपका उनमें से कौन सा है, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि आपने अप्लाई कैसे करनी है। मतलब कैसे करनी है वो तो अलग से वीडियो बनी हुई है मेरे पास। उसी वीडियो के नीचे एक चाचा जान कमेंट कर रहे थे कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, लाइक पूरी वीडियो को उन्होंने रॉन्ग कर दिया। जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए सिर्फ एक बात की बिना पे कि मैंने उसमें ये नहीं बोला है कि ये परमानेंट रेजिडेंस वालों को सिर्फ नेशनैलिटी मिल सकती है। मैंने उसमें बोला था कि लीगली 5 साल रहें और नेशनैलिटी अप्लाई करें। लीगली यही होता है कि जब आपके पास पक्के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसको नॉर्मली बच्चे बच्चे को पता है कि छोटी सी बात है कि ज़ाहिर लीगल डॉक्यूमेंट होंगे तो आप नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं। मगर वो चाचा जान बहुत कंफ्यूज थे। उनकी उनकी कन्फ्यूजन मैंने दूर करने की कोशिश की और कुछ और साथियों ने भी उनको रिप्लाई किया नीचे के बच्चे बच्चे को पता है कि टेम्परेरी डॉक्यूमेंट्स पे तो नेशनैलिटी नहीं मिलती है। मगर वो चाचा जान ने ज़रा सा वीडियो देख के पूरी वीडियो मेरी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नीचे कमेंट कर दिया। तो खैर उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, मगर मैं आप लोग जो कंफ्यूज हैं, इस तरह के लोग हैं चचा के जैसे कंफ्यूज लोग हैं, उनकी मैं कन्फ्यूजन दूर करना चाहता हूँ, तो इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसमें 2-3 टॉपिक कवर करूँगा। एक तो कितने किस्म के रेजिडेंस कार्ड होते हैं, कौन से टेम्परेरी हैं, कौन से परमानेंट हैं, उनकी एक्सपायरी डेट कितनी है, उनकी लिमिट कितनी होती है, एक ये टॉपिक कवर होगा। दूसरा टॉपिक जो स्टूडेंट वीज़े पे आते हैं उनको उनका आगे पीआर का क्या प्रोसेस है वो, और जो वर्क परमिट पे आते हैं जिनके 1 साल 2 साल के वीज़े होते हैं वो आगे कैसे क्या प्रोसेस कर सकते हैं, या उनको परमानेंट रेजिडेंस कैसे मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, उस टॉपिक पे हमने बात करनी है। तो सबसे पहले चचा जान, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो ये जो है कि सबको पता होता है कि परमानेंट रेजिडेंट कार्ड होता है तो नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं। तो कमेंट करने से पहले आप पूरी वीडियो देख लिया करें, सोच लिया करें, और या अगर कुछ उसमें मिस्टेक हो आप नीचे बता सकते हैं कि ये आप पूरी इन्फॉर्मेशन को रॉन्ग नहीं कर सकते। उस वो वीडियो ये थी मेरी पासपोर्ट से रिलेटेड के कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको और कैसे अप्लाई करना है, वो उससे रिलेटेड थी। ये चीज़ नहीं थी कि आप किस तरह के पेपर आपके पास हैं तो आप कर सकते हैं या नहीं। तो इसके लिए मैं ये वीडियो चलो डिटेल में बना देता हूँ। नॉर्मली वैसे बेसिक सी बात है कि जिसके पास परमानेंट रेजिडेंट होगा, लाइक पीआर बोल रहे हैं, शॉर्टकट बोलूँगा, जिसके पास पीआर होगा वो अप्लाई करेगा तो उसे मिलेगा। जिसके पास नॉर्मल है टीआरसी होगा वो तो अप्लाई नहीं कर सकता, लाइक टेम्परेरी डॉक्यूमेंट्स। तो बेसिक सिंपल सी बात है, समझने की बात होती है। खैर ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं था, मगर ये मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि एक किस्म के कार्ड नहीं होते हैं। जैसे कि बेल्जियम में आपको 16-17 किस्म के कार्ड्स होते हैं जो डिफरेंट लोगों को मिलते हैं। हर किसी के पास सेम कार्ड नहीं होता है, हर किसी की एक अलग सी सिचुएशन होती है। कोई किस कंट्री से आया होता है, कोई किस वीज़े पे, कोई किस वीज़े पे, तो उस हिसाब से उनको कार्ड दिए जाते हैं, फिर आगे उनका प्रोसेस किया जाता है। तो पीआर लेने का प्रोसेस सबका सेम नहीं होता है। तो यही है कि आपके कार्ड पे डिपेंड करता है आपके पास कार्ड कौन सा है, तो उसके हिसाब से फिर आपको परमानेंट रेजिडेंस आगे मिलता है या क्या है, या जो पासपोर्ट मिलता है। तो ये लिस्ट मैं अभी आपको एक एक करके बताने वाला हूँ, जिसमें से आपको मैं बताऊंगा परमानेंट कौन से हैं और टेम्परेरी कौन से हैं और इनकी लिमिट क्या है एक्सपायर होने की। तो सबसे पहले कार्ड नंबर 1 है हमारा, उसमें ए है। तो जो ए कार्ड है ये टेम्परेरी है, ठीक है, और इसकी जो एक्सपायरी डेट है, इसकी लिमिट है कार्ड की, वो 1 ईयर है। फिर 1 ईयर के बाद आपको रीन्यू कराना पड़ेगा। तो ये जो मोस्टली 1 ईयर के होते हैं ये स्टूडेंट और वर्क परमिट पे जो आए होते हैं उनके होते हैं। मगर ये मुझे अब फुल इंफॉर्मेशन मैं आपको नहीं दे सकता कौन सा कार्ड किसके लिए है, कौन सा किसके लिए है। जस्ट कार्डों का नाम बताऊंगा और उनकी लिमिट बताऊंगा, और वो टेम्परेरी है या नॉन टेम्परेरी है, लाइक पी आर है या टीआरसी है। तो नंबर 1 ए हो गया जो कि टेम्परेरी है, जिसकी 1 साल की लिमिट है एक्सपायर होने की। नंबर 2 पे कार्ड है बी।
तो बी कार्ड जिनके पास है वो परमानेंट है, वो खुश हो जाएं। उसकी एक्सपायरी डेट है 5 साल की, लिमिट है उसकी एक्सपायरी डेट, मीन लिमिट उसकी 5 साल की है। तो 5 साल के बाद आप नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं फ़ौरन। तो जिनके पास टेम्परेरी है वो नहीं अप्लाई कर सकते नेशनलिटी, ये बात आप याद रखें। फिर नंबर 3 पे आता है ईयू। तो ईयू जो है ये भी परमानेंट ही है, मगर इसको नेशनलिटी अप्लाई करने के लिए आपको ईयू प्लस पहले अप्लाई करना पड़ता है, उसके बाद आप नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। लाइक आपके ईयू पे 5 साल पूरे हो गए, इसकी लिमिट 5 साल की है ईयू कार्ड की। तो 5 साल पूरे हो गए, फिर उसके बाद आपने ईयू प्लस अप्लाई करना, जब वो मिलेगा उसके बाद आप नेशनलिटी अप्लाई करेंगे। तो जब ईयू प्लस मिलेगा आपको, ये नंबर 4 है, कार्ड नंबर 4 ईयू प्लस, वो परमानेंट है, वो 10 साल का है। तो 10 साल की उसकी लिमिट है, उसके दौरान आप नेशनलिटी अप्लाई करें, पास होती है फेल होती है वो आगे आपका मसला है। फिर कार्ड नंबर 5 है, वो एफ़ है। तो एफ़ कार्ड मोस्टली फैमिली वाले के पास होता है, जैसे कि मेरे पास था, एफ़ कार्ड था। लाइक मेरे फादर के पास स्पेन की नेशनलिटी थी, तो हम यहाँ मूव हुए तो पेपर चेंज किए उनके बिना पर, तो उनके साथ मेरा भी चेंज हुआ तो मुझे एफ़ मिला। तो फिर जब मेरे 5 साल पूरे हो गए, इसकी लिमिट 5 साल है, तो मैंने एफ़ प्लस अप्लाई किया, वो जिसकी लिमिट 10 साल की है। उसके बाद मैंने नेशनलिटी अप्लाई की और मुझे मिल गई। तो एफ़ कार्ड मोस्टली फैमिली वालों को मिलता है, जिन जो किसी से शादी करते हैं इधर, या लाइक ऐसे, या अपने माँ बाप के साथ शिफ्ट होते हैं किसी और कंट्री से यहाँ पे। तो ये समझ लें फैमिली है। ये मेरा कार्ड था, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा डिटेल आपको बता रहा हूँ। तो नंबर 5 एफ़, जिसकी जो परमानेंट है, जिसकी लिमिट 5 ईयर है। उसके बाद नंबर 6 पे एफ़ प्लस है, जो परमानेंट है, जिसकी लिमिट 10 साल है। उसके बाद नेक्स्ट 7 पे आते हैं, जो कि कार्ड एच है। एच कार्ड जो है ये टेम्परेरी है, ये सिर्फ 13 महीनों का है, 13 मंथ्स का है, ठीक है। तो ये वही स्टूडेंट या वर्क परमिट और ऐसे लोगों के होता है। तो इसको भी आप टेम्परेरी है, ठीक है, एच कार्ड जिसके पास है। ये भी 13 मंथ की इसकी लिमिट है, आपको फिर रीन्यू कराना पड़ता है। उसके बाद कार्ड नंबर 8 है, के, उसका नाम है के, जो कि टेम्परेरी है, और 10 साल उसकी जो है लिमिट है एक्सपायर होने की। है टेम्परेरी है, मगर लिमिट इसकी काफ़ी लंबी है कार्ड के की, ठीक है, सबसे ज़्यादा टेम्परेरी में लंबी इसकी है 10 साल। उसके बाद नंबर 9 पे कार्ड है, वो एल है। एल भी टेम्परेरी है और इसकी भी 10 साल की लिमिट है एक्सपायर होने की। तो इन दो कार्डों की 10-10 साल लंबी, मतलब इनकी एक्सपायरी वो है, ठीक है, जो कि टेम्परेरी में। बाकी परमानेंट में नॉर्मली 10 होता है या 5। तो ये दो कार्ड कोई ठीक है, के और एल। तो फिर नंबर 10 पे जो कार्ड है हमारे पास, वो एम है। तो एम जो है वो समझ ले 5 साल का भी है, ये है परमानेंट ही है, मगर ये दो टाइप का है। इसमें आपको 5 साल का भी मिल सकता है, आपको 10 साल का भी मिल सकता है डायरेक्ट, ठीक है। तो ये मैंने सारी इन्फॉर्मेशन इनकी वेबसाइट से निकाली हुई है, लिख के रखी हुई है। तो ये जो कार्ड एम है, ये दो टाइप का मिलेगा आपको। एक की लिमिट 5 साल हो सकती है, एक की 10 साल, डिपेंड करता है आपके केस पे। उसके बाद कार्ड एन है, जो कि ब्रिटिश नेशनल जो बेल्जियम में काम करते हैं उनके लिए, उसकी 5 साल की जो है लिमिट एक्सपायर होने की। तो ये भी इस पे कुछ लिखा हुआ नहीं था परमानेंट है या लाइक टेम्परेरी है, मगर इस पे एन ने लिखा हुआ था, N/A। वो आप, मुझे पता नहीं उसके बारे में, उसका क्या मतलब होगा। ये उन लोगों के लिए एन कार्ड जो कि ब्रिटिश लाइक, इंग्लैंड अभी यूरोपीय यूनियन से बाहर हो गया है, तो अगर वहाँ से कोई बंदा यहाँ आके काम करता है या कर रहा है, उसके लिए ये कार्ड होता है एन। इसकी लिमिट 5 साल की है। आई थिंक ये परमानेंट ही होगा, क्योंकि इतना बड़ा इसका इशू नहीं है। खैर, उसके बाद कार्ड नंबर 12 है, जो कि डी है, और टेम्परेरी है, और उसकी लिमिट हो सकती है लाइक फ्लेक्सिबल है, 1 से लेके 5 साल तक, ठीक है। कहीं कोई भी आपको मिल सकती है, 1 साल की भी, 2 साल की भी, 3। उसमें फ़िक्स नहीं है, 5 फिक्स नहीं है, 10। उसमें 1 से 5 ईयर तक आपकी जो है लिमिट है उस कार्ड की। तो जब वो ख़त्म हो, आपको उसके बाद अप्लाई करना पड़ता है, नया रीन्यू कराना पड़ता है। फिर कार्ड नंबर 13 सी, ये भी टेम्परेरी कार्ड है, और इसकी भी सेम लिमिट है 1 to 5 ईयर, 1 से लेके 5 साल तक। तो उसके बाद कार्ड नंबर 14 है, वो पी है। तो पी भी टेम्परेरी है, सेम ही, उसका भी 1 to 5 ईयर है। वो भी आपको 1 से 5 साल के दरमियान कहीं भी मिल सकता है। इसी तरह सेम 15 है, कार्ड नंबर 15 है, उसका नाम होगा एस। तो वो टेम्परेरी है, वो 1 से 5 साल का कार्ड होगा, तो उसमें आप चेंज करा सकते हैं। इसी तरह लास्ट वाला 16 है, जो कि ई है। तो वो भी टेम्परेरी है, वो भी 1 से 5 साल। तो ये जो लास्ट के मैंने 12 से 16 तक बताएं, जैसे डी, ई, पी, एस, ई,
इन सारे ये टेम्परेरी कार्ड हैं और ये जिनके पास होंगे उनकी लिमिट है 1 से 5। किसी के पास वो 3 साला होगा, किसी के पास 2 साला, किसी के पास 1, किसी के 4, किसी का 5। डिपेंड होता है ना, डिपेंड करता है, हर किसी का केस डिफरेंट होता है। तो उस हिसाब से आप किस कंट्री से मूव करके यहाँ आए, आपके पास वीज़ा क्या है, उस हिसाब से आपको इनमें से कोई एक कार्ड दिया जाता है। तो टेम्परेरी या परमानेंट, तो टेम्परेरी मेरे ख्याल में ज़्यादा है। परमानेंट मैं चेक करता हूँ टेम्परेरी कितने हैं जी। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ। तो 9 टेम्परेरी हैं, जिसमें से जो ऑफिशियली परमानेंट हैं वो कितने हैं वो चेक करते हैं जी। एक, दो, तीन और 3 या 4 किस्म के हैं। हाँ, 4 जो हैं वो परमानेंट हैं, जिनमें से 2 जो हैं वो डिक्लरेटिव हैं, लाइक वो भी परमानेंट ही समझ लें। उनकी कोई शर्त होती है, एक ईयू है और एक एफ है। तो ईयू वही है जो स्विट्ज़रलैंड से लोग यहाँ मूव होते हैं, उनका है कुछ स्विट्ज़रलैंड के लोगों से कुछ लेना देना है इसका, या ईयू से। और एफ जो है वही फैमिली वाला। तो ये 2 डिक्लरेटिव हैं, इनका मतलब भी परमानेंट ही समझ लीजिए। बाकी जितने भी कार्ड हैं वो टेम्परेरी हैं। अगर आपके पास उनमें से कोई एक भी कार्ड है तो आप उस पर नेशनैलिटी अप्लाई डायरेक्ट 5 साल बाद नहीं कर सकते हैं। आपको जब तक आपको परमानेंट पीआरसी नहीं मिलता है, परमानेंट रेजिडेंट कार्ड, तो तब तक आप उसके 5 साल पूरे करेंगे परमानेंट के, फिर आप नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं। तो जिनके पास टेम्परेरी है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा एक टॉपिक हो गया कवर। अभी दूसरा टॉपिक है जो कि स्टूडेंट्स हैं और वर्क परमिट पे जो यहाँ पे आते हैं, उनके वीज़े मोस्टली 1 साल के होते हैं। जो वर्क परमिट वाले हैं उनके 2 साल के भी होते हैं। तो वो ज़ाहिर टेम्परेरी कार्ड हैं, वो आपको वो आपने एक शर्त पे यहाँ पे आए हुए हैं कि आप स्टडी वीज़ा, आप पढ़ने के लिए आए हुए हैं, वर्क आप काम करने के लिए आए हुए हैं। तो उनकी कुछ शर्तें होती हैं, उनके मुताबिक आपने चलना होता है। तो वो शर्तें आप पूरी करेंगे, वो तो मैं डिटेल में नहीं जा सकता क्या शर्तें क्या नहीं। फॉर एग्जांपल स्टडी वाला है तो वो पढ़ेगा, वो पास करेगा तो उसका आगे रीन्यू होगा, फेल होगा या नहीं पढ़ेगा तो आई थिंक उसको वापस भेज देंगे। इसी तरह काम वाला है, वो जिस काम पे है उसको वहाँ पे काम नहीं, अगर काम ख़त्म हो जाता है, वो कंपनी बंद है, तो शायद वो वापस भेज दें, कुछ ऐसा होगा। तो इन 2 लोगों को परमानेंट रेजिडेंस मिल सकता है, स्टूडेंट को भी मिल सकता है। आई थिंक मैंने जितनी इन्फॉर्मेशन ली है, आप मज़ीद चेक कर सकते हैं। मगर जो वर्क परमिट वाले हैं उनको मिल सकता है परमानेंट कार्ड जो है। वो यही है कि आपने 5 साल पूरे करने हैं, ठीक है। 5 साल आपने पूरे करने हैं टेम्परेरी पे, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो स्टूडेंट मैं वैसे ही साथ इंक्लूड कर रहा हूँ इसमें, मज़ीद आप चेक कर सकते हैं। बाकी वर्क परमिट वाले का मुझे श्योर है कि वो 5 साल आपने पूरे करने हैं। 5 साल पूरे करेंगे उसके बाद आप पीआरसी परमानेंट रेजिडेंट कार्ड अप्लाई करेंगे, फिर वो आपको मिलेगा। उसके बाद उसके 5 साल आप पूरे करेंगे और फिर आप नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं। तो वर्क परमिट वाले के लिए एक अच्छा प्लस पॉइंट ये भी है, अगर वो अपनी फैमिली बुला लेता है, लाइक 2 साल रह के तीसरे साल उसकी फैमिली आ जाती है अगर, तो नेशनैलिटी का टाइम वहीं से शुरू हो जाएगा जिस दिन उसकी फैमिली इधर इन हो जाएगी। तो उसका ये प्लस पॉइंट है। अगर वो अकेला यहाँ रहेगा, काम करता रहेगा, फिर उसको 5 टेम्परेरी पूरे करने पड़ेंगे। फिर अगर अप्लाई करता है तो अगर उसको दूसरा वाला पीआर देते हैं तो उसके 5 पूरे करेगा, फिर वो नेशनैलिटी अप्लाई कर सकता है। तो ये कुछ प्रोसेस है, ये फॉलो करके ही आपको मिलता है पीआर। तो ऐसे ही फ़ौरन से ही आपको नहीं पीआर मिल जाता है, 1 साल में 2 साल में नहीं मिल सकता। इसका एक प्रोसेस है। जिस काम के लिए आपको बुलाया गया वो काम अगर आप करते रहेंगे ठीक से, उसके मुताबिक सारा कुछ रहेगा, उनकी जो शर्तें होंगी उसके ऊपर आप पूरा उतरेंगे, तो फिर जाके आपको आगे पीआर मिल सकता है। अगर नहीं उतरेंगे, अगर आप फ़र्ज़ करें आप स्टूडेंट हैं, आप फ़ेल हो गए तो आपका काम ख़त्म, वहीं पे स्टॉप, तो फिर नहीं मिलेगी। अगर आप वर्क परमिट पे आए हुए हैं तो आपका कंपनी से काम छूट गया या ये हो गया वो हो गया, तो मुझे उस पे भी नहीं देंगे। और जो वर्क परमिट पे आते हैं उनके लिए एक और बात इम्पोर्टेंट है कि जिस कंपनी में आप काम करने के लिए हैं, अगर आप वहाँ से वो अगर काम ख़त्म हो रहा है उसका, कहीं और आप मूव हो रहे हैं, किसी और कंपनी में आप काम ढूंढ रहे हैं या कर रहे हैं, तो पहले आपने गवर्नमेंट को जाके आगाह करना है, बताना है कि मेरी कंपनी ये ख़त्म हो रही है, मैं इस कंपनी में जा रहा हूँ, ये मुझे जॉब दे रहा है। अगर वो परमिशन देते हैं तो फिर ये नहीं है कि मैं इधर से छोड़ दिया काम, सीधा दूसरे के पास काम करने लग गया, और ऐसे नहीं है, फिर वो आपका काउंट नहीं होगा, फिर मसला होगा। इसलिए जो वर्क परमिट पे आते हैं वो ध्यान से रखें, जिस कंपनी में वो आते हैं उसमें रहें, ठीक से काम करें। अगर आप वहाँ से कुछ मसला है, दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, तो आपने पहले रब्ता करना है अपना, मतलब गवर्नमेंट से जो भी है, फिर उनसे पूछना है कि हम क्या करें, अगर वो इजाज़त दें तो, या
इस तरह फॉलो करना है प्रोसेस। ऐसे नहीं है कि एक जगह से काम छोड़ के दूसरी जगह चलेंगे आप तो फिर वो काउंट ही नहीं होगा और वह बाद में मसले बन सकते हैं आपके। तो ये जो बेल्जियम गवर्नमेंट है ये बहुत मतलब सख्त है इन पेपर डॉक्यूमेंट्स के मामले में। तो जिसका केस अटक गया फिर तो बहुत लंबा है, जिसको मिल गया 2 दिन में मिल जाएगा मोस्टली। ये बहुत सख्त है। तो बस इतना ही, इन चीज़ों का ध्यान रखिए। और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, मैं मज़ीद डिटेल में नहीं जाना चाहता। और ये मेरी वीडियो आखिरी होगी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, क्योंकि ये मेरे चैनल का टॉपिक नहीं है। लाइक ये जस्ट मैंने वो चीज़ें जैसे घर लिया था तो इसकी इन्फॉर्मेशन थी तो वो वीडियो बनाई थी, कैसे आपने बाई करना है। पासपोर्ट मैंने अप्लाई किया था, उसकी मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी तो वो मैंने अप्लाई कर दी। स्पोर्ट्स वीज़े की, जैसे हमने अपने फैमिली में से 1-2 बंदों का स्पोर्ट्स वीज़ा अप्लाई किया तो उसकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी सारी, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उस पे मैंने वीडियो बना दी। तो ये वाली वीडियो मैं एक एक्स्ट्रा बना रहा हूँ। ये कुछ लोग हमारे कन्फ्यूज़ थे, जैसे कि हमारे चचा जान नीचे कमेंट कर रहे थे कि सारी वीडियो ही रॉन्ग है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। तो मैंने कहा इस तरह और भी कई लोग कन्फ्यूज़ होंगे शायद चचा की तरह। तो मैंने कहा बता देते हैं कौन से पेपर हैं, डॉक्यूमेंट्स परमानेंट हैं, कौन से टेम्परेरी हैं। तो इसलिए मैंने बना दी। और 1-2 मेरे लोग अक्सर कमेंट करते रहते थे नीचे, पीआर स्टूडेंट मोस्टली करते रहते थे, पीआर कैसे मिलेगी, पीआर कैसे मिलेगी। यहाँ भी जो भी स्टूडेंट मिलता था हमारे काम पे आगे पीछे तो वो भी पूछते पीआर अभी फ़ौरन से ही, पीआर कैसे होगी, पीआर कैसे होगी। तो इसलिए मैंने इस टॉपिक को कवर किया। और वर्क परमिट पे भी कुछ लोग पूछते थे, 1-2 ने कमेंट्स में भी पूछा तो पहले मैंने इग्नोर किया, फिर मैंने कहा चलो बना देते हैं। तो इसलिए ये मेरी आखिरी वीडियो होगी। आप प्लीज़ मुझे इससे रिलेटेड, अब मैं कोई वकील नहीं हूँ, ना मैं कोई इधर का गवर्नमेंट का ऑफिशियल हूँ कि फिर लोग ऐसे-ऐसे सवाल पूछने लग जाते हैं कि भाई हमें तो नहीं पता होता ना टाइम कितना लगेगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। वो तो ऑफिशियल्स के काम होते हैं, उन वो जानते हैं। तो ख़ैर ये मेरी आखिरी वीडियो थी इस बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो इस तरह की कोई नहीं आएगी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या कुछ। चलो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हुई जो मुझे लगा हमारे लोग को नहीं पता या जानना चाहिए तो उस पे बना दूँगा। बाकी ये छोटी-मोटी चीज़ें मैं नहीं बना सकता भाई। मेरा टॉपिक है एडवेंचर, एक्सप्लोर करना, नेचर दिखाना, या कोई काम कर रहा हूँ रेनोवेशन, मैकेनिकल चीज़ें कर रहा हूँ खुद अपनी लाइफ पे, वो बनाऊँगा। इस तरह की बाकी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस नहीं बनाऊँगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब ऑलरेडी किया हुआ है, उनका दिल से शुक्रिया। और इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं। अभी रमज़ान चल रहे हैं तो मैं भूल गया आपको रमज़ान मुबारक कहना। आज हमारा 14वां या 15वां रोज़ा है। तो ये गुजर जाएँ और उसके बाद इंशाल्लाह एक्सप्लोरेशन शुरू होगी। फिर सब्ज़ा निकल आएगा, दरख्त खिल जाएँगे तो हम बाइक पे आगे पीछे निकलेंगे, टूर करेंगे, ट्रिप करेंगे, जितना हो सका वो करेंगे इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट अब वैसी वीडियो आने वाली हैं। अब बाकी ये रेनोवेशन ये वो सब कुछ स्टॉप किया हुआ, अभी कुछ नहीं आएगा, डायरेक्ट अब बस एक्सप्लोरेशन की। मुझे पता है बहुत से लोग इंतज़ार कर रहे हैं, तो मैं बना नहीं सका, मेरे पास टाइम नहीं था। तो अभी ये सही टाइम आ रहा है रमज़ान के बाद। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।